हेलो एवरीवन, नॉलेज चेक में आप लोगों का स्वागत है। मैं हिना और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट बहुत लेंथी है, तो इस वजह से इस थ्योरी में सिर्फ यही थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो दी किसने है। तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो डेविड रिकार्डो ने दी है। इसका नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसने रेंट की डेफिनेशन दी थी। रेंट इज़ दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द पावर ऑफ सॉइल। कि अगर हम सॉइल की पावर्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो मैं पेमेंट करूँगी टू द लैंडलॉर्ड, वो मेरी रेंट होगी। लेट सपोज कि मैंने एक लैंड ली। पावर ऑफ सॉइल का मतलब क्या हुआ कि अगर उस मुझे लैंड में प्रोडक्शन करनी है तो उसके अंदर मुझे सॉइल भी चाहिए। विदाउट सॉइल तो कभी प्रोडक्शन हो नहीं सकती। तो अगर मैं उसके अंदर सॉइल डालूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स डलेंगे, मैन्योर्स डलेगा, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो मेरी सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती है, उस पावर को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बदले जो पेमेंट मैं लैंडलॉर्ड को करूँगी वो मेरी रेंट होती है। तो डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग रेंट की ये डेफिनेशन थी। उसके बाद हर थ्योरी की कोई ना कोई अजम्पशंस ज़रूर होती हैं और अजम्पशंस लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसने भी कुछ अजम्पशंस दी थी। क्या? डिफरेंस इन दी फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि हमारी जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डिफरेंस होगा। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड, मीन्स मेरी सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो कभी इंक्रीज़ नहीं होगी ना ही डिक्रीज़ होगी, वो फिक्स्ड है। नो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ लैंड, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा कोई और यूज़ नहीं किया जाएगा लैंड का। देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन होगा मीन्स प्राइस पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑपरेट इन द मार्केट। एज अगर मैं मोर एंड मोर लेबर्स मेरी लैंड में एम्प्लॉय करूँगी तो मेरे को डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फर्टिलिटी ऑफ लैंड ओरिजिनल होएगी फर्टिलिटी ऑफ लैंड, और डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मेरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये 7 अजम्पशंस उसने दी थी। उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, मतलब थ्योरी के अंदर डेविड रिकार्डो ने बोला क्या था। तो थ्योरी के अंदर उसने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है थ्योरी। वो एग्जाम्पल क्या है? कोई भी अगर न्यूली सेटल्ड कंट्री है, उसके पास, ये चार्ट आप बना भी सकते हो जो इजी पड़ेगा आपको। न्यूली सेटल्ड कंट्री है, उसके अंदर लेस पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे ज़्यादा लोग तो रहते नहीं होंगे, लेस पॉपुलेशन होगी, और सप्लाई ऑफ लैंड जो है वो एम्पल होगी। मीन्स बहुत सारी सप्लाई ऑफ लैंड हमारे पास पड़ी है। लेस पॉपुलेशन है, सप्लाई ऑफ लैंड है एम्पल। अगर पॉपुलेशन लेस है तो डिमांड ऑफ लैंड जो है वो भी लेस होगी। सप्लाई ऑफ लैंड क्या है मेरे पास? मोर। लैंड फर्दर 2 टाइप्स की होंगी, एक होगी मोर फर्टाइल, एक होगी लेस फर्टाइल। ठीक है। अब ऑब्वियसली मेरी डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। जब भी हमारी डिमांड कम होती है सप्लाई से तो प्राइस क्या होता है? प्राइस क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ पर प्राइस ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पे लैंड मिल जाएगी। रीज़न, सप्लाई लैंड की ज़्यादा है, लोग कम हैं, लोग उसकी डिमांड ही नहीं करते। और अगर लोग डिमांड भी करेंगे तो वो सबसे पहले मोस्ट फर्टाइल लैंड का करेंगे, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, लोग उसकी डिमांड करेंगे। डेविड रिकार्डो ये कहता है।
अगर लोग मोस्ट फर्टाइल लैंड को यूज़ करेंगे, उसकी प्रोडक्शन करेंगे, तो लास्ट तक जाते जाते क्या होगा, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, पहले इतना तक स्टडी कर लेते हैं। Ricardo's theory of rent can be explained with the help of an example. Newly settled country. In a newly settled country, population is very little. Population बहुत कम होगी, तो supply of land is much more than its demand. बहुत ज़्यादा होगी उसकी डिमांड से. Land is free gift of nature, so that new settlers can get it free of cost. उनको free of cost पे वो चीज़ मिल जाएगी. Because of difference in the fertility, people will first prefer the most fertile land. सबसे पहले लोग क्या करेंगे, मोस्ट फर्टाइल लैंड को प्रेफर करेंगे. रीज़न, सप्लाई ऑफ फर्टाइल लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग. नो रेंट विल बी पेड फॉर इट. उसके लिए कोई भी रेंट पे नहीं किया जाएगा. डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज़ नॉट ओनली द कॉज ऑफ रेंट. अब इसने देखो बात पलट दी. पहले उसने बोला कि लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग तरीके की होगी, ठीक है, उसने अजम्पशन दी. लेकिन अब उसने यहाँ पे बात पलट दी. उसने बोला कि फर्टिलिटी अगर अलग अलग है तो सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है कि रेंट भी अराइज होगा. ग्रेजुअली अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, और अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो पीपल जो हैं वो सबसे पहले मोस्ट फर्टाइल लैंड को खरीदेंगे. ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया. एग्जाम्पल क्या दिया कि मोस्ट फर्टाइल लैंड जो है, मान लो ये वाली मोस्ट फर्टाइल लैंड है, ये वाली लेस फर्टाइल लैंड है. ठीक है, ये भी 1 हेक्टेयर की है, ये भी 1 हेक्टेयर की है. ठीक है, सपोजिंग 1 हेक्टेयर ऑफ मोस्ट फर्टाइल लैंड प्रोड्यूसेस 10 यूनिट्स. ये 10 यूनिट्स देती है आपको 5 लेबर्स के साथ. और ऐसे ही लेस फर्टाइल लैंड भी सेम साइज़ की है, मीन्स 1 हेक्टेयर की है, और लेबर भी उसमें 5 लेबर्स ही लग रहे हैं, लेकिन वो आपको 5 यूनिट्स देती है. क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी कम है. ठीक है, इवन इफ द लैंड इज होमोजीनियस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन द फर्टिलिटी. रेंट विल अराइज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रेंट. अब इसमें क्या बोला उसने कि सिर्फ उसकी फर्टिलिटी की वजह से ही नहीं, अगर हमारे पास लैंड की स्कार्सिटी है तो भी रेंट जो है वो अराइज होगा. फर्टिलिटी के कारण तो उसने आपको बता दिया कि रेंट कैसे अराइज होगा. कैसे? ये 10 यूनिट दे रही है, ये 5 यूनिट दे रही है, तो 5 यूनिट्स आपका जो भी एक्सेस आपको मिल रहा है, सरप्लस जो मिल रहा है, जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने रेंट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसमें मैंने बोला था कि रेंट जो है वो एक सरप्लस है. तो यहाँ पर हमारा सरप्लस आ रहा 5 यूनिट्स का, तो ये जो मेरा 5 यूनिट्स है ये मेरा एक तरह से रेंट बन गया. लेकिन उसने ऊपर भी ये बात बोली कि डिफरेंस फर्टिलिटी नहीं बोलती कि रेंट आएगा. रेंट हमारा तब भी आ सकता है अगर हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ लैंड है. अब ये स्कार्सिटी ऑफ लैंड का कंसेप्ट कहाँ से आया? स्कार्सिटी ऑफ लैंड का कंसेप्ट इसलिए आया क्योंकि ग्रेजुअली अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड लोग इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे. अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, तो स्कार्सिटी हो गई. स्कार्सिटी का मतलब होता ही है कि लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में रेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, या फिर वी कैन से दैट रेंट जो है वो अराइज हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है, इतना इसने स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी में एक्सप्लेन करा था. अब उसने बोला है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, कि हाउ वी डिटर्मिन द रेंट. रेंट हम किस तरीके से डिटर्मिन कर सकते हैं. तो इसने 2 तरीके की कल्टीवेशंस बताई. तो सबसे पहले इसने बताई रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में किस तरीके से रेंट दिया जाता है. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होती क्या है. वो होती है मोर लैंड इज़ यूज टू इंक्रीज प्रोडक्शन. सपोज एंटायर इकॉनमी इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी. मीन्स लैंड ज़्यादा यूज़ की जा रही है, लोग उतने ही हैं. ठीक है, आपकी कैपिटल उतनी लग रही है, लोगों पे पैसा उतना लग रहा है, लेकिन आप लैंड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो. जैसे कि 5 लोगों को लेकर
5 पीपल को लेकर आप पहले 5 लैंड्स पर करते थे प्रोडक्शन, लेकिन अब आपने क्या करा, 6 लैंड्स पर कर दिया, 7 लैंड्स पर करना शुरू कर दोगे, ठीक है। या फर्टिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा, ऑफ कोर्स लैंड अलग अलग हैं तो उनकी फर्टिलिटी भी अलग अलग होगी। तो सेम पीपल, सेम कॉस्ट पे, सेम कैपिटल पे आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो विद मोर लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ग्रेड्स में हमने डिवाइड करा है हमारी लैंड को ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी, वो है ABCD। कॉस्ट ऑफ लेबर और एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरी कॉन्स्टेंट रहेगी, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने 100 लिखी है। आउटपुट जो है वो मेरा 10,864 डिमिनिश होगा, ठीक है। मैंने अजम्पशन में भी बताया था, उसने बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे हम हमारे आउटपुट लगाएंगे उस पर, ठीक है। तो मेरा आउटपुट डिक्रीज हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहा है। अब यहाँ पे सरप्लस किस तरीके से है, डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग रेंट वो एक ऐसी चीज़ है जो मिनिमम अमाउंट देगा हमें, मीन्स जो हमारे आउटपुट में मिनिमम जो है उससे हम हमारा सरप्लस निकालेंगे। यहाँ पे हमें 10 का आउटपुट मिला, मिनिमम 4 हुआ, 6 हमारा रेंट आ गया। 8 का आउटपुट मिला, मिनिमम 4 था तो यहाँ पे 4 मेरा रेंट आ गया। 6 का आउटपुट मिला, मिनिमम 4 था, 2 का रेंट आ गया। यहाँ पे हमारा रेंट कुछ भी नहीं होगा, मतलब A लैंड पे मैं 6 रेंट पे करूँगी, B लैंड पे मैं 4, C लैंड पे मैं 2 और जो D लैंड है वो मेरी नो रेंट लैंड होगी। इसके ऊपर मैं कोई भी रेंट जो है वो पे नहीं करूँगी। ये तो था हमारा शेड्यूल। बाकी ये सारी एक्सप्लेनेशन आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मैंने यही लिखा हुआ है कि जैसे सपोज दैट लैंड जो है वो एंटायर कंट्री डिवाइड करे 4 ग्रेड्स में ABCD में, ठीक है। इनिशियली पॉपुलेशन जो है वो इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई, कॉस्टिंग उसकी 100 ही है, लैंड जो है वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, फिर धीरे धीरे 8, 6, 4 और फिर फर्दर A ने इतना रेंट दिया, B ने इतना रेंट दिया और लास्ट में ये रहा पॉइंट, D ग्रेड लैंड जो है वो इन्फीरियर लैंड होगी जो कि सिर्फ 4 यूनिट्स दे रही है और जिसको हम नो रेंट लैंड बोलते हैं। इसका आपको शेड्यूल बनाना मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाना है, तो ईजी है। यहाँ पे आप लोगे प्रोडक्शन, यहाँ पे आप लोगे ग्रेड्स ऑफ लैंड। A ग्रेड्स ऑफ लैंड आपको 10 प्रोडक्शन देती है, B ग्रेड्स ऑफ लैंड आपको 8 प्रोडक्शन देगी, C ग्रेड्स ऑफ लैंड 6, D ग्रेड्स ऑफ लैंड 4। तो ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। इस मिनिमम पॉइंट से ऊपर का जितना भी है, क्योंकि यहाँ पर आके तो मेरी 0 हो गया, यहाँ पे तो मेरा 0 हो गया, तो इससे ऊपर का जितना भी है वो हमारा रेंट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डी ग्रेड लैंड इज नो रेंट लैंड, द एक्सेस ऑफ प्रोड्यूस ABC ओवर D इज रेंट, मीन्स जो मेरा ABC ने प्रोड्यूस करा ओवर D के ऊपर, वो मेरा रेंट हो जाएगा। सो ये हमने इसका शेड्यूल कर लिया डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का। अब ये तो मैंने आपको बताया था शेड्यूल और डायग्राम, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कर्व्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में। अगर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है तो AR इक्वल्स टू MR, हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा इक्वल आता है। अगर परफेक्ट कंपटीशन का आपने अच्छे से स्टडी किया होगा, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हमारा प्राइस जो है वो वेरिएशन नहीं दिखाता, मीन्स वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। वी क्या ऑथर ने अज्यूम करा है कि परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो AR इज इक्वल्स टू MR, तो AR इक्वल्स टू प्राइस होता है, तो वी कैन राइट इट एज कि AR इक्वल्स टू MR एंड इक्वल्स टू प्राइस, एंड एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ओके। अब हमने हर लैंड का एक्सप्लेन करानी है, सिर्फ हमने ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड D और मार्केट का सीधा एक्सप्लेन करा है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे है।
सबसे पहले हमने एक्सप्लेन करा ग्रेड ए का कैसे। यहाँ पे मैं लूँगी मेरा आउटपुट, यहाँ पे मैं लूँगी मेरा जो भी रेंट आएगा। किस तरीके से, ए आर इक्वल्स टू एम आर, ये रहा मेरा ए आर इक्वल्स टू एम आर। ओके, अब ये मेरा गया AC, ठीक है, और MC जो है वो AC को मिड से काटती है, अगर आपको याद हो तो कॉस्ट के उसमें हमने किया था, ठीक है। जहाँ पर ये मेरा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये मेरा बना पॉइंट, और ये रहा मेरा इस केस में रेंट। रेंट बेसिकली क्या होता है, AR माइनस AC, तो AR में से AC निकाल दिया तो ये बच गया, ठीक है। अब फर्दर अगर मैं B वाली का बताऊं, ये रहा मेरा प्राइस, या फिर आप बोलो AR MR। अब AR जो है वो AC से बड़ा है तो ऊपर रहेगा, तो ये मेरा गया AC, और ये मेरा गया MC, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो मैंने A लिखा तो यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने चेंज करके B लिख दिया। रीज़न बीइंग मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि A जो है हमारी लैंड, उस पर हमें रेंट ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने जो भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट करा उसमें मेरा ये रेंट का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ A लिखा, और यहाँ पे कम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे B लिखा। तो आपको बनाते वक्त यही ध्यान देना है कि जो आपकी A ग्रेड लैंड है उसका ज़्यादा रेंट है, तो आपको उसको ज़्यादा पोर्शन देना है और B वाली को कम पोर्शन देना है। ओके, अब उसके बाद C वाली का फर्दर कम ही बनेगा, C वाली का इससे भी कम बनेगा, तो ग्रेड C वाली आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको ग्रेड D बनाने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक हमें पता है, हमने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि ग्रेड D लैंड जो है वो हमारी नो रेंट लैंड है। अगर वो हमारी नो रेंट लैंड है तो वहाँ पे तो हमारा कुछ आएगा ही नहीं, मीन्स कॉस्ट जो है वो हमारी रेवेन्यू के इक्वल आएगी, है ना। उसके बाद MC ऑलवेज कट्स AC बिलो, तो ये रहा हमारा रेंट, कुछ भी नहीं है, नो। उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि मार्केट का क्या बनेगा, तो मार्केट का सीधा ये बनेगा, दिस इज़ द डिमांड एंड दिस इज़ द सप्लाई, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं दिस इज़ आवर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मेरा आउटपुट रहेगा यहाँ पर मेरा वही चलता रहेगा, रेंट। ओके, और एक ये फॉर्मूला आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताया, डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ, या फिर वीट, या फिर जो कुछ भी आपने कंसिडर करना है, प्राइस ऑफ आउटपुट होगा, इट्स AC इज कॉल्ड रेंट। जो भी प्राइस और AC के बीच का डिफरेंस है वो आपका रेंट है। ये फॉर्मूला आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है इस थ्योरी के अंदर। अभी हमने करा था एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, अब हम इंटेंसिव करेंगे। अगर एक्सटेंसिव याद हो तो उसमें क्या था कि कुछ नंबर ऑफ़ पीपल, लोग जो हैं वो लैंड पर लगे होते थे, लेकिन हम उसमें लैंड की क्वांटिटी इंक्रीज़ करते थे प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इंटेंसिव में क्या होता है, टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ लेबर और कैपिटल जो हैं वो इम्प्लॉय किए जाते हैं, मतलब एडिशनल लेबर और कैपिटल यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ पर भी लगता है। इसमें भी एक शेड्यूल है और एक डायग्राम है। इसमें हम क्या बोलते हैं, डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। उसमें हम लैंड की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा होता है डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल।
तो डोजेज ऑफ कैपिटल मीन्स हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। इन्होंने हमें आउटपुट दिया 8, 6, 2, 4, 2, ठीक है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं तो हमारा आउटपुट कम होगा। लेबर एंड कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यहाँ इंक्रीज होगा, ठीक है। 100, 20, 40, 60। यहाँ पर मार्जिनल रिटर्न निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी जो हमारा मिनिमम आउटपुट होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2 और 2 - 2 0। तो यहाँ पे 6, 4, 2 और 0, जो लास्ट वाली मिनिमम है उसका हमेशा 0 आएगा। तो इसमें भी क्या होगा, सेम यही होगा। प्रोडक्शन जो है हमें फर्स्ट से, थर्ड से और फोर्थ से आपको पता है ये मिल गई, ठीक है। और फोर्थ डोज जो है वो नो रेंट डोज बन जाएगा, मतलब कि आप यहाँ पर 160 लेबर एंड कैपिटल लगाकर भी कोई रेंट पे नहीं कर सकते या आपको कोई रेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका भी सेम एक ऐसा सही डायग्राम है जो हमने पीछे करा था। डोजेज ऑफ कैपिटल यहाँ आएगा, प्रोडक्शन यहाँ पे आएगी, और ऐसे ही फर्स्ट डोज पे 8, सेकेंड डोज पे 6, थर्ड डोज पे 4 और फोर्थ डोज पे 2। 2 इज़ द मिनिमम, तो 2 के ऊपर जितना कुछ भी है वो हमारा सारा का सारा रेंट हो जाएगा। इट इज़ एक्सप्लेन ऑल्सो एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली भी हमने इसको एक्सप्लेन करा है। जैसे हमने उसमें कॉस्ट डायग्राम्स बनाए थे, इसमें हमने कॉस्ट डायग्राम नहीं बनाया है, इसमें हमने इसको दूसरे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। कैसे, तो ये डायग्राम देखने में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इसमें वर्ड यूज़ किया गया है ARP, MRP। इनके कर्व्स कैसे किस तरीके से बने हैं, तो AR का जहाँ तक हमें पता है या तो हॉरिजॉन्टल होता है या तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ को होता है, ठीक है। तो AP हमारा किस तरीके से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ को जाता है। तो ARP थोड़ा सा स्लोप की तरह ऊपर को बन जाएगा। ऐसे ही MR भी हमें पता है या तो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या तो ऊपर से नीचे की ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर MP कैसे होता है नीचे, तो इसका सा कैसा सा स्लोप बन जाएगा, इसका थोड़ा और ऊपर की तरफ को स्लोप बन जाएगा, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, इससे डायग्राम भी बन जाएगा। इसमें क्या है, हमने एक WW लाइन करी है, रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देयर इज पॉइंट E और इक्विलिब्रियम, ये रहा हमारा WW, ठीक है। हमने क्या करा, ये बना हमारा ARP, और MRP जो इसको बिल्कुल मिड से कट करता हुआ आएगा नीचे, ठीक है। MRP का थोड़ा सा ऊपर की तरफ को बनता है स्लोप। अब ये हमारा पॉइंट बना इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MRP और ARP इक्वल है, ओके। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है एट OM यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल, नो रेंट अराइज, कोई रेंट नहीं मिल रहा। रीज़न ये रहा, इक्वल है इसके, ठीक है। लेकिन जब हमारा MRP ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो वो जब यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम देगा तो ON लेबर्स के साथ वो हमें OR वो देगा, रेंट देगा। तो ये हमारा रेंट आ गया, यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन आ गई, यहाँ पे हमारा लेबर आ गया। तो ये जो सारा पोर्शन है ये उसने हमें रेंट दे दिया, और E1 जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम बन गया। तो यहाँ पे ये हमारे इंटेंसिव ख़त्म हो गए। अब इस थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, और वी कैन से दैट कुछ क्रिटिसिज्म थे कि काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था रिकार्डो की थ्योरी को। तो फर्स्ट इसका है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मे नॉट बी ओरिजिनल। ज़रूरी नहीं है कि सॉइल की फर्टिलिटी ओरिजिनल हो। अगर आप कि जो सॉइल है वो मोर फर्टाइल है और आप उसमें कोई फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर्स वगैरह यूज़ नहीं करते हो तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। और अगर कोई लेस फर्टाइल लैंड है उसको प्रॉपरली केयर किया जाए तो जो फर्टिलाइज़र मैन्योर्स के साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ अगर उसको केयर किया जाए तो वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो ओरिजिनल हो, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकली रॉन्ग, रिकार्डो ने कहा कि पीपल जो हैं वो सबसे पहले मोस्ट फर्टाइल लैंड यूज़ करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो न्यू सेटलर्स होते हैं वो सबसे पहले इन्फीरियर लैंड को यूज़ करते हैं।
इन्फीरियर लैंड को यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें रादर देन दी मोर फर्टाइल, क्योंकि मोर फर्टाइल पे तो ईजिली प्रोडक्शन हो सकती है ना, उस पर तो हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इन्फीरियर लैंड है उस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले लोग उसे चूज़ करते हैं ताकि उसको हम मोर प्रोडक्टिव बना के अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें, और फिर मोर फर्टाइल लैंड को यूज़ कर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज़ कर लें। उसके बाद थर्ड है नो रेंट लैंड। अब इसमें रिकार्डो ने एक नो रेंट लैंड का भी कंसेप्ट दिया। अब ये क्या होता है, रिकार्डो ने कहा कि एवरी कंट्री में नो रेंट लैंड होगी, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है तो वहाँ पे इन्फीरियर रेंट को भी लैंड देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। रेंट इज़ नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू स्कार्सिटी। अब इसने पहले अपनी ही उसमें कहा कि डिफरेंस इन फर्टिलिटी होता है, फर्टिलिटी की वजह से रेंट अराइज हो जाता है, और इसने खुद की ही थ्योरी में ये बोल दिया कि स्कार्सिटी की वजह से हमें रेंट अराइज होता है। रिकार्डो ने कहा कि रेंट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन दी फर्टिलिटी, ये गलत है। इन रियलिटी माल्थस ने इसका क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि रेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी की वजह से भी रेंट अराइज होता है, ठीक है। इफ़ ऑल लैंड इज़ यूनिफॉर्मली फर्टाइल, अगर सारी की सारी लैंड यूनिफॉर्मली फर्टाइल हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई उसकी सप्लाई से, तो वो रेंट कमांड करेगी, ठीक है। तो स्कार्सिटी भी यहाँ पर मैटर करती है, फर्टिलिटी मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी को तो देखो उसने फर्स्ट पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया हुआ है ना, तो यहाँ पर उसने फर्दर फिर बोल दिया कि फर्टिलिटी मैटर नहीं करती, स्कार्सिटी ऑफ लैंड की वजह से भी हमारी जो लैंड है वो रेंट कमांड कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है रेंट इज़ नॉट पेड ओनली फॉर लैंड। जो हमारा रिकार्डो है उसने कहा कि सिर्फ रेंट जो है वो लैंड पर ही पे किया जा सकता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने कहा है रेंट जो है वो अदर सोर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे भी अराइज हो सकता है। इफ़ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज इज डिमांड देन इट बिगेन्स टू अर्न मोर दैट इट्स मिनिमम इनकम। दिस एक्स्ट्रा इनकम इज़ अ नेचर ऑफ रेंट। मतलब कि अगर किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी डिमांड को डिक्रीज़ कर दिया तो ऑफकोर्स सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और देन इट बीइंग टू अर्न मोर देन इट्स मिनिमम इनकम, जो उसकी मिनिमम इनकम थी उससे ज़्यादा वो जब अर्न करने लग जाएगा तो वो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो भी हमारा नेचर ऑफ रेंट के तौर पर माना जाएगा। एवरी लैंड हैज़ सम फर्टिलिटी। अब यहाँ पर रिकार्डो ने कहा था कि फर्टिलिटी में डिफरेंस होता है। एक हमारी इन्फीरियर लैंड है जिसको नो रेंट लैंड बोला जाता है ना, तो उस पर भी इसको क्रिटिसाइज़ किया। कैसे? कि रिकार्डो की थ्योरी एग्जामिन करी गई कि इट वुड मीन दैट मार्जिनल लैंड जिस पे नो रेंट अराइज होता है, मार्जिनल लैंड होती है जिस पे नो रेंट अराइजेज, शुड हैव नो ओरिजिनल फर्टाइल पावर। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके पास खुद की फर्टिलिटी पावर नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है। हर लैंड के पास अपनी फर्टिलिटी पावर होती है, वो डिपेंड करता है कि हम उस लैंड को किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, उसने यहाँ पे अजम्पशन ले ली कि परफेक्ट कंपटीशन है। तो रिकार्डियन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। तो अगर इन रियलिटी इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी से इन्फ्लुएंस होता है आजकल की रियलिटी में, तो उसने ये पॉइंट भी गलत बोला। उसके बाद उसने इनकम्प्लीट थ्योरी दी। उसने इनकम्प्लीट थ्योरी किस तरीके से दी कि उसने सिर्फ ये बोला कि रेंट को किस तरीके से शेयर किया जाएगा होल इकॉनमी में, लेकिन उसने इंडस्ट्री और फर्म्स की तो बात करी ही नहीं। उसने इंडस्ट्री और फर्म्स जो हैं उनके लिए तो कुछ बताया ही नहीं, तो इस वजह से इस थ्योरी को इनकम्प्लीट थ्योरी भी कहा गया। और इसका लास्ट क्रिटिसिज्म है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड। उसने कहा लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस जो हैं वो नहीं हो सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, अगर उस पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर घर भी बन सकता है, फैक्ट्री भी बन सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं लैंड के ऊपर। तो उसने बोला नो ऑल्टरनेटिव यूजेस, इस अजम्पशन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये हमारी
रिकार्डियन थ्योरी ऑफ फ्रेंड ख़त्म होता है। अगर हमें पेपर में इसका क्वेश्चन आता है तो हमें अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म लिखने ज़रूरी हैं, तभी हमें मार्क्स मिलते हैं। होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।